हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5, √7 एंड √11 अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी इरैशनल नंबर्स हैं। इन सभी को मैंने एक साथ इस वीडियो में इसलिए लिया है बिकॉज इनको करने की टेक्निक बिल्कुल एक जैसी है, केवल इसमें नंबर्स ही चेंज होंगे, बाकी जो पूरा प्रोसेस है बिल्कुल एक जैसा है। तो एक ही वीडियो में आप ये सभी सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक कि इसमें किस विधि का प्रयोग होगा, यानी मेथड कौन सा यूज़ होगा, और दूसरा इसमें कौन सी प्रमेय यानी थ्योरम का प्रयोग होगा। तो इसमें जिस विधि का प्रयोग होगा उसे कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये है क्या? देखिए, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि इसमें हम कुछ चीज़ मान लेते हैं, कुछ चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अब हमने वो मान ली है तो उसके कुछ लक्षण होने चाहिए, लेकिन बाद में ऐसी गतिविधियां होती हैं कि जो इसके लक्षण हैं वो नहीं दिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वाइट पाउडर है और आपने इसको मान लिया है कि ये चीनी है, तो इसका लक्षण क्या है कि ये मीठा होना चाहिए। अब आपने इसको टेस्ट किया, अब टेस्ट किया तो ये मीठा नहीं लगा। तो अब आप देख सकते हैं इस कथन में और इस कथन में विरोधाभास है, ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने अवधारणा की थी, यानी जो हमने कल्पना की थी, जो हमने अजम्पशन किया था, वो रॉन्ग था। वो चीनी थी ही नहीं, ये हमने गलत अज्यूम किया था। तो यही है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, यानी हम ये बाद में ये पता चल जाएगा कि ये चीनी नहीं है, कुछ और है। इसी तरह से हम इनमें क्या करते हैं कि हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसके अपने लक्षण होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में वो लक्षण नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यानी जो हमने शुरू में अज्यूम किया था, जो माना था, वही त्रुटिपूर्ण था, वही रॉन्ग था। ये है विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, दूसरा है इसमें कौन सी प्रमेय का प्रयोग होगा। तो जो प्रमेय इसमें इस्तेमाल होगी, जिसका हम यूज़ करेंगे, वो है कि मान लीजिए कि p कोई प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है। अगर ये a² को विभाजित करेगी, यानी अगर a² को डिवाइड करती है तो a को भी डिवाइड करेगी। ओके, यानी मान लीजिए 5 है, ठीक है ना। 5 आप जानते हैं 20 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 20 को भी ये डिवाइड करेगा। यही है ये थ्योरम जिसे हम यूज़ करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। तो वन बाय वन इन्हें करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं √2 को। तो हमने प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम इसमें ये मान के चलते हैं, यानी इसका विपरीत मानेंगे हम कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और परिमेय संख्या है तो उसमें क्या होना चाहिए? किसी भी परिमेय संख्या को भिन्न में हम लिख सकते हैं, तो ये a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जहां पे जो b है यानी डिनोमिनेटर यानी हर, वो 0 नहीं होना चाहिए। और अब जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि a तथा b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि a तथा b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 8 और 9, वैसे ना तो ये अभाज्य संख्या है ना ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों एक कंबाइंड होके सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है ना। यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है एक के अलावा जो इनको भाग दे सके। किसी से भी आप इन दोनों को नहीं काट सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ 10 और 15, तो इन दोनों को आप
5 से काट सकते हो, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। हमारे पास है √2 इज इक्वल टू a/b। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या मिलेगा हमें, √2b इज इक्वल टू a, और दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 2b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। और इसका क्या मतलब है, 2a² का गुणनखंड है। अंडरस्टैंड भाई, अगर 2b² इज इक्वल टू a² है तो ये 2 जो है a² को डिवाइड कर सकता है ना नीचे जाके, तो यानी 2a² का गुणनखंड है। और इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 2a का भी गुणनखंड है। यही तो प्रमेय है जो मैंने आपको समझाई थी कि 2a का गुणनखंड है। ओके, क्लियर। और अगर 2a का फैक्टर है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। अब ये हम लिख सकते हैं a बराबर 2c। बस आपको ये चीज़, एक दो चीज़ें समझ आ गई ना, तो उसके बाद कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इस स्टेप के बाद हमको ये लिखना है, ये ध्यान में रखना, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 4c²। ओके, और ये जो a² है वो हम यहाँ से रख देंगे 2b² इज इक्वल टू 4c²। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, यानी b² इज इक्वल टू 2c²। ओके, अब देखो इसका मतलब 2 जो है वो b² को डिवाइड कर सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2b² का गुणनखंड है। और अगर 2b² का गुणनखंड है तो दोबारा वो प्रमेय याद करो जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो 2b का भी गुणनखंड होगा। ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो, एक कथन ये है और एक कथन ये, यानी एक बात ये कही गई है। यहां पर कहा गया है कि 2 यानी 2 जो है a का गुणनखंड है और यहाँ पे 2b का गुणनखंड है। इससे क्या पता चलता है कि जो 2 है वो a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी कॉमन फैक्टर है ना भाई, a का भी है और b का भी है, तो कॉमन फैक्टर हो गया ना। अब ध्यान से समझो, शुरू में हमने क्या बात कही थी, हमने कहा था कि a तथा b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पे क्या बात हमें पता चली है कि जो 2 है वो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a तथा b का। तो इन दोनों बातों में विरोधाभास है ना, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं ये दोनों बातें। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वही त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, वही रॉन्ग अजम्पशन था। ठीक है ना, यानी जो हमने ये कल्पना की थी यही त्रुटिपूर्ण थी, रॉन्ग थी। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि जो √2 है वो परमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। अब ये जो सभी बातें हैं इसको हम प्रॉपर वे में इस तरह से लिखेंगे। ध्यान से देखो अब यहाँ पे, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपने बस इसको रट देना है और ऐसा ही एग्जैक्टली आपको लिखना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अर्थात 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो मैंने यहाँ पे बात कही थी। ओके, परंतु यह कथन इस बात का विरोध करता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो हमने यहाँ पर लिखा था। इस विरोधाभास का क्या कारण है, इस विरोधाभास का कारण हमारी यह त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √2 एक परमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको ये समझ आ गया, और बिल्कुल ये आपने लास्ट में लिखना ही है। अगर √3 पूछा जाए तो 2 की जगह पे आप 3 लिख दो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, इतना ही अंतर होगा। ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जैसा भी है आप इसको बिल्कुल आप रट दीजिए और आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, तो पहला तो हो गया है कि √2 जो है एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध हो चुका है। अब हम √3 को प्रूव करते हैं, और अब देखो ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, बहुत कम परिवर्तन करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अब √3 है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि देखो कि कैसे ये बिल्कुल एक जैसा है। अब ये √3 हमने लेना है, यानी हमने √3 को हमने अपरिमेय मानना है, तो हम क्या करेंगे, माना √3 एक
परमेय संख्या है, और फिर जो √2 की जगह पे √3 लिख देंगे। ओके, और बिल्कुल यही चलेगा जहाँ a और b पूर्णांक हैं और b 0 नहीं है और a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे 2 की जगह पे फिर से 3 आ जाएगा और यहाँ पे √2 की जगह पे 3 और ये जो 2 है उसकी जगह पे 3। अंडरस्टैंड? तो देखो बिल्कुल छोटा सा ही परिवर्तन होना है, और ये जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 3 जो है a² का गुणनखंड है, तो 3 a का भी गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3c है, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और 4 की जगह पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ओके ज़्यादा अंतर दोनों में है नहीं। अब 3 से इसको भाग देंगे तो 2 की जगह पे फिर से 3 आ जाएगा, ये 3 है, ये हो गया। अंडरस्टैंड? तो अब ये देखो, आप आराम से इसको चाहे वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हो कैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, और बस थोड़ा सा ही इसमें परिवर्तन है। और जो फाइनल जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइनल स्टेटमेंट है, और ये देखो 2 की जगह पे 3 आ जाएगा और बाकी बिल्कुल सेम है। तो यानी जो 3 है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन इस बात का विरोध करता है कि a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, और इसका कारण यह है कि जो √3 है वो हमने गलत अज्यूम किया था, और ये एक्चुअल में एक अपरिमेय संख्या है। अंडरस्टैंड? तो बस 2 की जगह पे 3 आपको रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे 2 स्क्वायर कर रहे हैं वहाँ पे हमको 4 की जगह पे 9 लिख देना है। जहाँ पीछे हमने 2 स्क्वायर किया था 4 आया था, यहाँ पे 2 स्क्वायर की जगह पे 9 आया है, बाकी सब कुछ सेम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब अगर हम देखो ये भी हो चुका है, अगर हम इस बार √5 लें तो क्या होगा, अब जो 3 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे और अब वहाँ की जगह पे 5 आ जाएगा। ये भी 5 आ चुका है, ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है। यहाँ पर ये 5 है और ये भी 5 है, 5। अब यहाँ पे स्क्वायर हम करते हैं तो 25 हो जाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 की जगह पे फिर से 5 आ जाएगा, और जो ये 25 है ये 9 की जगह पे 25 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगेन 5b² का गुणनखंड है, इससे पता चलता है कि 5b का भी गुणनखंड है, यानी जो 5 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ओके। और अब जो फाइनल हमारे स्टेटमेंट बनेगा वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है ये अब 5 आ जाएगा, जहाँ पे पहले 2 आया था उसके बाद 3 और अब 5 है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे इसका फाइनल स्टेटमेंट बनेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आराम से आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं कि कैसे हुआ है, ठीक है। यानी आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है बस, यानी जो पहला वाला है अगर आपको इनमें से कोई भी एक ठीक से आ गया तो बस उसके बाद वैल्यूज़ ही रिप्लेस करनी है। यानी अगर मैं √7 की बात करूँ, अब 5 की जगह पे 7 आ जाएगा से, ठीक है ना। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लिखेंगे कि जो 7 है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु ये इस बात का विरोध करता है कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मीन्स जैसा हम करते आ रहे हैं, और ये हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और अगर ये जो फाइनल है हमारे पास √11, अगर हमें ये करना है तो अगेन अब आप आई होप समझ गए होंगे। और यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और √11 को अपने में प्रूव करो, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करना और देखना टेक्निक कैसी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो अब 7 है 7 की जगह पे हम 11 रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब हमने √11 प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये √11 आ जाएगा। तो √11 एक परमेय संख्या है, यानी √11 a/b होगा। और उसके बाद जो ये जहाँ जहाँ पे 7 है, यानी जो जो नंबर अभी पहले 2 रखा, फिर 3, 5, 7, अब 11 रख देंगे।
तो ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये 11 आ जाएगा, 11। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये 121 आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये जो 11 है और ये 121 हो जाएगा, और 121 11 से डिवाइड होगा तो ये 11 आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पर ये 11b स्क्वायर से 11b स्क्वायर का गुणनखंड है तो 11b का भी गुणनखंड होगा, और जो 11 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना। और फाइनल जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या होगी, तो ये हमारी फाइनल स्टेटमेंट है। और इस तरह से जो यहाँ पर आप लिखा हुआ है आप उसको लिख देंगे इसी भाषा में। ओके वेल, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इनको अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें, तो आप अब आराम से इन्हें कर लोगे। आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।